टेंशन। देखिए मैं आपको पहले क्या लिखा है वो रीड कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। मेटालिक कंडक्शन में आप बेस्ट होता है इसे समझने के लिए दिमाग में एक एग्जाम्पल भी रखिए। हम यहाँ पर कॉपर वायर ले रहे हैं और यहाँ पर हम NaCl ले रहे हैं, तो आपको समझेगा कि लॉजिक क्या है इनके बीच का। मैंने लिखा है पहले करंट फ्लो बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बाय द आयंस। यहाँ नो केमिकल चेंज अकर्स, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ केमिकल चेंज होता है। ओनली फिजिकल चेंज, यस फिजिकल चेंज आल्सो देयर। इट डजंट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, यहाँ कोई मैटर या मास का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, यहाँ डिक्रीज होती है रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये फैराडेज लॉ नहीं फॉलो करता, ये फॉलो करता है। फैराडेज लॉ क्या है वो आगे आएंगे। अब इन चीजों को जरा डिफरेंस देख लें एग्जांपल्स के साथ। मैंने कॉपर वायर लिया हुआ है और NaCl लिया है। अब जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा, अगर ये NaCl आयनाइज होता तो इट गिव्स Na+ एंड Cl-, राइट। आपके घर में कॉपर वायर यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, आप उसे रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। किसी भी मेटल में जो भी करंट फ्लो होगा वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा जो मेटल के अंदर होते हैं, जबकि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इन आयंस की वजह से होगा। सोडियम मूव करेगा, क्लोराइड आयन मूव करेगा, तो ही करंट फ्लो कर पाएगा। पहला पॉइंट। नो केमिकल चेंज अकर्स, तो नो केमिकल चेंज का मतलब सबसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपके घर में जो भी वायरिंग है कॉपर की वो फिक्स है। वो ऐसा तो नहीं हो कि कभी कॉपर कंज्यूम हुआ हो या आपने फिर उसको कॉपर कम हो गया है, वेट कम हो गया है, दूसरा कॉपर डालना पड़ेगा, ऐसा आप कभी नहीं देखते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो केमिकल रिएक्शन होती तो उसके मास पे फर्क पड़ता, कि क्वांटिटी पे फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रेक हो रहा है और ये आयंस मूव कर रहे हैं। तो अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी हो रहा है, क्योंकि आयंस Na+ हैं, कहीं जाएंगे किसी के साथ कंबाइन करेंगे, Cl-,
कहीं जाएगा, कंबाइन करेगा। साथ में जब हम कहते हैं डजंट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, तो हम इसी मास की बात कर रहे हैं। कॉपर वायर के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 4 घंटे यूज करो या 40 घंटे, पर ये सोडियम क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद रेजिस्टेंस, कॉपर वायर गर्म हो सकता है, गर्म होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। बट यहाँ पर उल्टा है, आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड और तेजी से ब्रेक होगा और ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्लोराइड निकलता है, इसीलिए मैंने बोला कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। लास्ट है फैराडेज लॉ, ये अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है और कैसे फॉलो करता है। चलिए, सर सेकंड लास्ट पॉइंट में रेजिस्टेंस इंक्रीजेस के बाद क्या लिखा है? इंक्रीजेस बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ओके सर। हो गया है। अब देखिए, सेल मैंने आपको बताया था डिवाइस जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, 2 टाइप्स के बताए थे, इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बताया था।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो कैटेगरी है, देख पा रहे हैं, पहला केमिकल सेल, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सेल। फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की दो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एंड करेंगे। वेरी गुड। सो केमिकल सेल के राइट में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन। हो गया? सही को नहीं। हो गया।
देखिए सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। हमने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस बताया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी करंट फ्लो कर रहा है केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू केमिकल चेंज हो रहा है, यानी आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, ठीक है, जस्ट उल्टा है इसका। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ रिवर्स लिखा है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आयंस डिस्चार्ज एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर आयंस आपका डिस्चार्ज होंगे, वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड्स पर होता है। बोथ इलेक्ट्रोड्स कैन बी प्लेस्ड इन सिंगल चैम्बर, यहाँ कैन बी है, ये बात याद रखिएगा, हम चाहें तो सेपरेट पे रख सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी डिफरेंट चैम्बर चाहिए। यहाँ का एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है, इसका जस्ट उल्टा होता है। हुआ सबका? हाँ सर। The last one. करो जल्दी करो। हो गया।
देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है। तो लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। तो हम किसी भी केमिकल का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन में करंट पास करके आप उस इलेक्ट्रोलाइट के ब्रेकडाउन को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो वो डिवाइस जहां पे हम ये प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि सेल, डिवाइस और चैम्बर। इसके अलावा हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, यानी वो सॉल्ट, वो कंडक्टर। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए। स्ट्रॉन्ग अगर आपको याद आ रहा हो तो जो 100% आयनाइज होता है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। और ये पार्शियली आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग में हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस और सॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, रेस्ट सारे आपके वीक में आते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमारी इलेक्ट्रोड्स की, जो दो टाइप्स के हैं। वन इज एनोड, सेकंड इज कैथोड। आपको याद आ रहा है अभी अभी पीछे एनोड और कैथोड के बारे में आपको बताया था। ठीक है, एनोड वो पार्ट है जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एंड कैथोड पर रिडक्शन टेक प्लेस। करीना
हो गया? यस एरेज कर रहा हूँ। देखिए बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस में करना होता है हमको। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो आइदर इन एक्वस और मॉल्टन होना चाहिए। इसके बाद माइग्रेशन ऑफ कैटायंस जो है वो टुवर्ड्स कैथोड होता है। माइग्रेशन ऑफ एनायन टुवर्ड्स एनोड होगा। इसे ही हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इस माइग्रेशन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स चाहिए किस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है वो अटैक्ड है और नॉन अटैक्ड। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, वो एक्वस है या मोल्टेन है। चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। देखिए पहले तो इलेक्ट्रोलाइट हमको चाहिए, मोल्टेन और एक्वस जो भी हमने लिया, फिर हमारा आयंस में ब्रेक डाउन होगा और ये मूवमेंट होगा, राइट। इस मूवमेंट के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इन फैक्टर से डिसाइड होंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में अटैक्ड और नॉन अटैक्ड है। अटैक्ड और नॉन अटैक्ड का मतलब, अटैक को हम एक्टिव भी बोलते हैं और नॉन अटैक्ड को हम इनर्ट बोलते हैं। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करता हो वो नॉन अटैक्ड या इनर्ट है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए वो एक्टिव है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस और मोल्टेन, आप वाटर ले रहे हो या विदाउट वाटर ले रहे हो, चार्ज डेंसिटी यानी फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। करिए कॉपी, इसके बाद मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ।
हुआ कॉपी? एक मिनट। हो गया सर? सॉरी हाँ सर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन 1 मिनट रुको। लिखो लिखो जल्दी। हो गया। देखिए जरा, आयन का जो माइग्रेशन है, अगर सिंगल आयन है, सिंगल कैटायन सिंगल एनायन है,
तो वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे, यानी एनोड और कैथोड पर। बट अगर एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन कैटायन मोर देन वन एनायन का केस है, तो माइग्रेशन डिसाइडेड बाय द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया और उसके बेसिस पे उसको ये सीरीज बनाई गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। मतलब जो जितना राइट में प्लेस्ड है उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड्स पे मूव करने की। अभी मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कर लीजिए से कॉपी। सर आपने आयरन मिस कर दिया मुझे। हमने उतने ही लिखे जितने की हमें जरूरत है, मिस नहीं, बहुत सारे मिस हुए हैं। और ये आपकी वो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है ना? रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेबल अलग से बनवाएंगे, वो अलग है। तो डिस्चार्ज का क्या लिखा? डिस्चार्ज पोटेंशियल। कॉपी हो गया? यस। अब इस टेबल को फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आगे सॉल्व होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आपको करना है।
देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है आपका मोल्टन NaCl इन प्रेजेंस ऑफ नॉन अटैच्ड इलेक्ट्रोड। अगर कभी ये मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, तो भी हमें हमेशा नॉन अटैच्ड ही लेना होगा। नॉन अटैच्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, जो इनर्ट हो, आप इसे ब्रैकेट में इनर्ट भी लिख लीजिए। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो किसी भी तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ज्यादातर इसमें हम प्लेटिनम को यूज करते हैं। ठीक, अब रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारे पास दो ही आयंस हैं, हमको मॉल्टन बोला है तो इसका मतलब कुछ और नहीं हो सकता हमारे पास। ये हो गया। अब हमें पता है Na प्लस बिकम Na एंड Cl माइनस बिकम Cl2। Na प्लस से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? बोलिए। रिडक्शन। कहां पर होता है? कैथोड। तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम। Cl माइनस से Cl2 हुआ, माइनस से 0 ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? एनोड पर। तो इस रिएक्शन में एनोड पर हमें क्लोरीन गैस और कैथोड पर हमें सोडियम मिलता है। इज इट क्लियर? समझा कि नहीं? सर एक बार आप एक बार आप प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना। मैंने ये बोला, हमारे पास सिर्फ सोडियम क्लोराइड है और ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हमने NaCl लिया, इसने सोडियम दिया और क्लोराइड दिया। Na प्लस 0 हो गया, Cl माइनस Cl2 होगा। भाई ये मूव करता है, मैंने आपको लिखाया था माइग्रेशन एनोड और कैथोड पर। तो इसके माइग्रेशन में ये ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पर, कैथोड पर हमारा सोडियम। तो हमारे लिए क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या होंगे? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन होगा एनोड पे Cl2, एनोड पे Na, फिर कैथोड पे Na होगा, Cl2 होगा। आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कौन सा आयन कहाँ ऑब्टेन होगा हमको। क्लियर है? यस सर। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब थोड़ा लेवल चेंज करते हैं। एक्वस सोडियम क्लोराइड in presence of non-attacked electrode। अभी देखिएगा ध्यान से जरा। देखिए, Na प्लस Cl माइनस हमने एक्वस लिया है, तो हम H2 और H3O लिख रहे हैं। आप चाहें तो HN भी दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कि देखो एक से ज्यादा कैटायन है, एक से ज्यादा एनायन है। तो अब हमें क्या यूज करना होगा? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल। चेक करके बताइए, सोडियम प्लस और H प्लस में से किसकी टेंडेंसी है ज्यादा? सोडियम। सोडियम। सबका अलग अलग है। टेबल आपके पास बनी हुई है, प्लीज पढ़ के। H plus है, H plus सोडियम लेफ्ट साइड है। H प्लस की टेंडेंसी है जाने की, तो ये H2 बनेगा और रिडक्शन हुआ तो कहां पर मिलेगा? कैथोड पर। कैथोड। ये हो गया। अब Cl माइनस और OH माइनस में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? Cl माइनस की। क्यों भाई, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? Cl माइनस। Cl तो हमें Cl2 मिलेगा एनोड पर। तो एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट तो हो गए फिक्स। अब क्या बचा? NaOH। Na प्लस OH माइनस कंबाइन टू फॉर्म NaOH। तो अगर आपको थोड़ा याद आता हो तो एस ब्लॉक में हमने NaOH की प्रिपरेशन में यही रिएक्शन यूज की थी। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें एक और भी चीज पूछी जाती है कि ओवरऑल नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बताइए। बेसिक नेचर होगा। बेसिक बेसिक होगा। क्यों होगा, समझ में आया आपको? OH डिस्चार्ज हो रहा है। बिल्कुल सही। इसके अब आगे इसको कॉपी करिए, इसके आगे का सॉल्विंग आपको करना है, मैं क्वेश्चन दूंगा, करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? यस ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपकी चांस। दो क्वेश्चन है, एक्वस HCl इन प्रेजेंस ऑफ नॉन अटैक इलेक्ट्रोड और एक्वस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ नॉन अटैक इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी का कैथोड बनाया हमने। आप देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है।
हो गया भाई? हाँ सर. HCl में बताएंगे क्या क्या बन रहा है? कैथोड पे तो हाइड्रोजन है सर. कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोराइड. ये हमारे पास है. अब HCl के केस में तो दोनों पे ही हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, हाँ सर. तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि कैथोड पे क्या जाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस. ये हमको कैथोड पे मिलेगा. Cl माइनस और OH माइनस में से Cl2. सबका यही है आंसर. चलो, एक्वेस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड. सर एनोड पे तो क्लोरीन आ जाएगा. एनोड पर क्लोरीन आएगा. अच्छा, और सर उस पे शायद Hg प्लस आ जाएगा. Hg. और कोई बता रहा है? कैथोड पे कुछ आ ही ना पाए कैथोड पे. H2 ही आएगा ना सर, नॉन नॉन अटैक अटैक. कर रहा है. ये है रिएक्शन आपके पास. अब आप एक एक स्टेप बताइए मुझे. Na प्लस और H प्लस में से किसको जाना चाहिए? H2. पक्का? हाँ सर. देख लो. सर नॉन अटैक्ड है ना, तो Hg कैसे जाएगा? कैथोड तो रिएक्ट करेगा ही नहीं. अच्छा, मर्क्यूरी कैथोड पर है. यस सर. मर्क्यूरी कैथोड पर है, और मर्क्यूरी जरा उस टेबल में देख करके बताइए क्या वहां पर प्लेस्ड है प्रेफरेंशियल टेबल में? सबसे आदि में, सबसे अधिक डेंसिटी. मतलब सबसे ज्यादा डेपोजिट होने के चांसेस है. हाँ सर. एग्जैक्टली. तो ऐसे में मर्क्यूरी की एफिनिटी होती है. आपको एक और चीज याद दिला देते हैं. मर्क्यूरी की टेंडेंसी होती है एलॉय फॉर्मेशन की. याद आ रहा है? अमलगम बनाता है. अमेलगम सर. हाँ. हाँ और सर. अमलगम किसके साथ बनाता है? मेटल्स के साथ. मेटल्स के साथ. तो अभी सोडियम की एफिनिटी किधर चली गई? Hg. तो इस पर्टिकुलर केस में ये Na में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड पर मिलता है. और रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, अभी और भी बाकी है. आगे करते हैं. पहले एनायन का निकाल दें. Cl माइनस और OH माइनस में से किसको जाना चाहिए? Cl. पक्का है? हाँ सर, वो तो. ये Cl2 आ गया एनोड पर. अब जरा देखें क्या बचा है आपके पास. वाटर. वाटर. कैथोड पर जो सोडियम है ये मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करके बनाती है सोडियम मर्क्यूरी अमलगम. ठीक. और ये अमलगम रिमेनिंग वाटर के साथ कंबाइन करके गिव्स NaOH H2 प्लस Hg. तो एसएच, क्योंकि वो तो नॉन रिएक्टिंग है, सेपरेट आउट हो जाएगा. और फिर मैं थोड़ा याद दिलाता हूं आपको. ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, अगर आपको याद हो. बेस्ट प्रिपरेशन बताया था. नहीं तो नोट्स हो तो खोल के चेक कर लीजिएगा आप. सर वो Na कैसे आया, आप एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना. हाइड्रोजन और सोडियम में किसकी प्रायोरिटी है? सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की प्रायोरिटी है. बट वहां पर जो इलेक्ट्रोड है उसकी एफिनिटी मेटल के लिए होती है, और उसका आपने देखा उसका प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पोजीशन पर दिख रहा है आपको मर्क्यूरी. हाँ. देखा? यस सर. यस सर. उसकी एफिनिटी है कि वो सोडियम को ले जाता है. ओके सर. सर लेकिन एंड में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना कैथोड. हाँ हाँ. ठीक है भाई सर. तभी तो मैंने आपसे बोला कि ये और ये देखो, हाइड्रोजन तो आप बोलो यहाँ से भी मिल ही सकता था. तो भाई हाइड्रोजन यहाँ से मिल सकता था, पर NaOH मिलता क्या? नहीं सर. दूसरा मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ. अगर आप नोट्स खोल पाए हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के, तो प्लीज वहां पे एक स्टेटमेंट भी लिखा था हमने. सेफेस्ट प्रोसेस है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का. बेस्ट प्रिपरेशन थी हाइड्रोजन की. बेस्ट हाँ, इसलिए नॉर्मल केस में अगर सोडियम हमको मिलता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता था.
तो डेंजरस ये रिएक्शन surface area कम करते हैं। आया था। किसी को कॉपी करना है? हो गया है सर। अच्छा, ये वाले किए हैं कि नहीं किए अभी आप लोग ने? AgNO3 कॉपर सल्फेट वाले हाँ सर। कर लिए सबने? हाँ सर। ठीक है, AgNO3 में बताइए पहले। ये तो कैथोड पे सिल्वर है सर। Ag प्लस और NO3 माइनस देने वाला है, ये H2O है, तो H प्लस और OH माइनस देने वाला है। अब प्रायोरिटी बताइए। सर कैथोड पे Ag। AgN। ठीक है, NO3 और OH माइनस में से OH। जब OH माइनस आता है तो O2 बनता है। मैं रिएक्शन को लिख के बता देता हूँ आपको, ये इस तरीके से कंप्लीट होती है रिएक्शन। ये सब तो निकल गया है, अब बचा क्या? सर H प्लस और NO3 माइनस। H प्लस और HNO3 माइनस। इसका कोई रोल? इसका कोई रोल? एसिडिक मीडियम। हाँ, HNO3 बनेगा और नेचर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पर आते हैं कॉपर सल्फेट पे। कॉपर और ऑक्सीजन। बताइए किसको जाना चाहिए पहले क्या टाइम पे? कॉपर। कॉपर। सबका कॉपर ही है। हाँ सर। हाँ सर। कॉपर एट कैथोड। सल्फेट और OH में से? OH OH। OH। और OH जाएगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा और पानी हो जाएगा। ऑक्सीजन। और ओवरऑल सॉल्यूशन aqueous H2SO4। क्लियर है सबको? यस सर। कुछ कॉपी करना है तो बताइए, मैं तो इरेज कर दूंगा सब। इसको कुछ कॉपी करना है? नहीं करना है ना? नहीं सर, हो गया। नो सर। करिए।
हो गया? क्यों भाई? बोलिए भाई, क्या जाएगा सोडियम और H प्लस में से? H plus. H+ H2 कैथोड, NO3 और OH माइनस है, OH. O2 एनोड। सर फिर एक पूछना था, जब दोनों जो चाहिए वो हुआ ही नहीं तो फिर क्या वापस बोलो? हमको NaNO3 का चाहिए था डिकम्पोजिशन, हाँ। क्या थोड़ा सर वो आया नहीं तो फिर साइंस करके अरे भैया नहीं आया, ये कैसे पता चला आपको? करके करके तो करके ही पता चलेगा ना। अब रिजल्ट देख के कुछ हुआ नहीं तो करोगे ही नहीं क्या? ऐसे तो कभी नहीं होती। हो गया। दूसरा बात आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हर बार हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एवरी टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एवरीथिंग। हम ऐसे भी देख के समझ लेते हैं, हाँ यार इसके इलेक्ट्रोलिसिस में तो हाइड्रोजन ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में है तो टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना, हमें पता चलता है। दूसरा थोड़ा और रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता, याद आया? हाँ तो ये प्रूव कर दिया हमने, समझा? हाँ सर। अब कोई कॉपी कर रहा है क्या ये NaNO3? वो हो गया सर। किसी को नहीं करना ना? ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोडियम सल्फेट भी इसी में कर देता हूँ। देखिए हमने सोडियम सल्फेट लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? हाँ सर। अब हम आते हैं F पे, कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या होगा कोई बताएगा? सर वो शायद एक साइक्लिक प्रोसेस बनती है ना, वो कलर चेंज नहीं होता है, ब्लू वापस आ जाता है कुछ तो ऐसा। मुझे स्टेप्स में बताएं कि मैं क्या करूं। अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सर लेकिन एक्टिव कैथोड वो है ना कॉपर एनोड, कॉपर कैथोड, क्या चाहिए? अटैक्ड कॉपर कैथोड है ना। हाँ, अरे ये स्टेप तो होगा ना, इट्स अ प्राइमरी स्टेप, इसके बाद अभी चेंज बाकी है। हाँ हाँ सर। हो जाएगा। देख अब क्या है, आपके पास कॉपर का एनोड है, तो क्या होगा, ये कॉपर बिकम Cu+2 हो गया, हुआ? हाँ सर। और ये क्या करेगा, कंबाइन टू फॉर्म कॉपर सल्फेट अगेन। इससे कलर चेंज नहीं होगा। बट आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि ओवरऑल क्या चेंजेस हुए हैं? चेंज हो गया सर उसका, एनोड धीरे धीरे कैथोड बन जाएगा क्योंकि सारा हाँ, कॉपर में डिपॉजिट हो कॉपर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जाएगा एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। हाँ अब आपको कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा, अरे कर ही क्यों रहे हो फिर ये सब? सर ये फायदा, प्लेटिंग में यूज होता है, सोने पे हाँ, सोने की परत ये है। प्लेटिंग में यूज होता है, ये रिफाइनिंग में यूज होता है। जब हम लोग मेटल की रिफाइनिंग पढ़ेंगे ना, तब वहां पर भी ये यूज होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर लिया या सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर लिया या गोल्ड क्लोराइड के साथ गोल्ड लिया, अगर मेटल सेम है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मेटल जो भी होगा एनोड टू कैथोड ट्रांसफर होता रहेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एनोड कंज्यूम हो जाएगा, फिर कैथोड, तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये किसी भी मेटल के लिए एप्लीकेबल है।
क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट है आपका H2SO4। ये F वाला इरेज करना है मुझे। 1 मिनट। सर नीचे एक Na2SO4 भी था शायद। वाह मेरे लाल, कर चुका हूं मैं, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, सो गए हाँ बीच सर देखा था। हाँ, सॉल्व कर दिया था पहले ही। मैं करूंगा कॉपर सल्फेट को इरेज। यस। ये करने हैं आपको। एक्वस H2SO4 है, दूसरे में कॉन्क H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हाई करंट डेंसिटी। करिए। आई थिंक ई वाला तो आया होगा आपको, क्यों भाई? H2 और H2 एंड O2। सबका यही है क्या? हाँ सर H2O2। परफेक्ट है। रिमेनिंग सोल्यूशन एसिडिक बना रहेगा। हाँ, F वाला अब जरा बताइए आप। H2 और SO4। F लास्ट वाले में सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा ना सर। सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा भाई, ऐसा तो कभी इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ही नहीं आज तक। और कोई बता रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी आपको हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब हम हाई करंट डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो वाटर का क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। ऐसे केस में जब H2SO4 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, तो एकदम अलग तरीके से आयनाइज होता है। ये तरीका है। और ये H प्लस बिकम H2 एंड दिस बिकम H2S2O8। पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आपको, हम लोग ने हाइड्रोजन में किया था, H2O2 की प्रिपरेशन थी। हाँ सर याद है। मार्शल एसिड, राइट। और इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, देन यू विल गेट H2O2 एंड H2SO4। फिर आपको याद हो, हमने आपको बोला था बेस्ट प्रिपरेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, क्योंकि आपने रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से किया था? हाँ सर जो प्रोडक्ट वापस
तो सर एनोड पे गया क्या? अब देखो क्या बचा, H प्लस कैथोड पे गया तो HSO4 एनोड पे गया। हो गया। देखिए हमने अभी तक जो भी किया ये सारा कैसा था, क्वालिटी बेस्ड था कि क्या क्या हमको कहाँ पर मिल रहा है। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट करना है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसका, मतलब जो हमको मेटल मिल रहा है उसका क्या अमाउंट मिल रहा होगा, कितना करंट पास कर रहे हैं, ये अब हमें फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो आएगी अब आएगी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। quantitative aspects of electrolysis. सर हाँ जी, सर हमने अटैक इलेक्ट्रोड का एक ही क्वेश्चन किया ना? हाँ अटैक में हमने आपको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया ना कि जो भी मेटल लोगे वो आपको क्या हो जाएगा, हर बार रिटर्न हो जाएगा एनोड टू कैथोड साइकिल। सर फिर वैसा ही एग्जांपल्स आएंगे क्या, मतलब और उसमें हाँ, वेरिएशंस आएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर कोई रिएक्शन ही नहीं है, फिर आप क्या बनाओगे, डिफरेंट ने मर्क्यूरी लिया था, हाँ सर ठीक। बस वही यूज होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे बाकी सेल्स में इलेक्ट्रोड्स और भी आएंगे डिफरेंट। आप लोग अपने मॉड्यूल अगर आपको मिल गया है तो उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी का ये क्वांटिटेटिव वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ओके गाइस, चलेगा सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.